रोबोट पूछता है कि हॉवर्ड फिर से उदास क्यों लग रहा है, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि सब ठीक है और उन्हें एक साथ बिताए गए क्षणों को संजोना चाहिए। हॉवर्ड यह देखना चाहता है कि रोबोट के 300 युद्ध बिंदु कितने मजबूत हैं, इसलिए रोबोट खड़ा होता है और हॉवर्ड के चेहरे पर मुक्का मारता है। रोबोट को चिंता होती है कि कहीं उसने हॉवर्ड को ज्यादा जोर से तो नहीं मारा, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि यह सल्फ्यूरिक एसिड के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो उसने सहा था। वे प्रशिक्षण जारी रखते हैं और हॉवर्ड लगातार रोबोट से लड़ाई हारता रहता है। रोबोट बताता है कि हॉवर्ड के पास बिना हथियार के केवल 50 युद्ध बिंदु हैं, इसलिए मशीन की श्रेष्ठता स्पष्ट है। फिर हॉवर्ड पूछता है कि क्या रोबोट किसी के मूल्य का अनुमान केवल उनके विवरण से लगा सकता है। वह बताता है कि उसने सुना है कि एक व्यक्ति ने अकेले ही बिना हथियार के 20 से अधिक सशस्त्र लोगों को हराया था। यह वही है जो जोश ने किया था। रोबोट की गणना के अनुसार ऐसे व्यक्ति के पास कम से कम 3000 युद्ध बिंदु होने चाहिए। यह हॉवर्ड को सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इतना ताकतवर व्यक्ति म्यूटेंट राक्षसों को भी हरा सकता है, लेकिन रोबोट के अनुसार ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो इतना मजबूत हो। हॉवर्ड को जोश की बात याद आती है जब उसने कहा था कि वह अपने माता पिता या लाओ टांग नाम के एक व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अभी भी सोचते हुए हॉवर्ड पूछता है कि क्या डेजर्ट कंकरिंग रेगिस्तान को जीतना उसे 3000 युद्ध बिंदु तक पहुंचा सकता है। रोबोट निष्कर्ष निकालता है कि जो कुछ भी हॉवर्ड ने सहा है उसके बाद वह कुछ भी कर सकता है और इससे उसे मदद मिलेगी। वे फिर से प्रशिक्षण शुरू करते हैं। इस बीच हॉवर्ड अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वह गांव में था। लड़के की जिंदगी तब तक बुरी नहीं थी जब तक उसके माता पिता ने सब कुछ नहीं खो दिया। इसके बाद युवा हॉवर्ड को भी काम करना पड़ा। उस समय उसने कई निराशाएं झेली और महसूस किया कि वह हमेशा एक कायर की तरह भागता रहा। प्रशिक्षण के बाद हॉवर्ड कुछ भेड़ियों को हरा देता है और निष्कर्ष निकालता है कि अब वह किसी के सामने झुकेगा नहीं। हॉवर्ड राक्षसों के खिलाफ लड़ाई जारी रखता है, जबकि रोबोट एक शिक्षक के रूप में उसकी लड़ाइयों में सहायता करता है। इसके बावजूद हॉवर्ड कुछ हमलों को चूक जाता है और एक बार तो मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। फिर रोबोट चेतावनी देता है कि हॉवर्ड अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसे सावधानी से काम लेना चाहिए। रोबोट हॉवर्ड को बताता है कि उसे अपनी उंगलियों की ताकत का उपयोग गति और सटीकता के साथ करना चाहिए ताकि वह अपने विरोधी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध सके। रोबोट यह भी सूचित करता है कि हॉवर्ड 100 ताकत बिंदुओं तक के राक्षसों को हरा सकता है, लेकिन अगर वे उससे ज्यादा मजबूत होते हैं तो उसके हमले बेअसर होंगे। हॉवर्ड जानता है कि वह शारीरिक रूप से शीर्ष स्थिति में नहीं है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन राक्षसों से लड़ना इतना मुश्किल होगा। फिर भी कड़ी मेहनत के साथ उनके पास अब इतना गेहूं है कि वे शरण स्थल को फिर से बनाना शुरू कर सकते हैं। रोबोट समझाता है कि रोपण शुरू करने से पहले उन्हें क्षेत्र को हवा से बचाने और रेत को स्थिर करने की जरूरत है। शरण स्थल के चारों ओर का क्षेत्र तैयार हो चुका है, इसलिए उन्हें बस कुछ चूने को मिट्टी में मिलाने की जरूरत है और वे राक्षसों को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि शरण स्थल का ध्यान रोपण पर है, रोबोट के पास इसे करने के लिए कई पुर्जे हैं। अब जबकि ऊर्जा कोर चार्ज हो चुका है, हर दिन 24 घंटे काम करना संभव है। हॉवर्ड पूछता है कि क्या वह अपने दोस्त की मदद कर सकता है, लेकिन रोबोट सोचता है कि हॉवर्ड को प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए। शेरोन रात में हॉवर्ड के प्रशिक्षण को देखती है। उसे लगता है कि हॉवर्ड खुद को बेवजह ज्यादा जोर दे रहा है। वह देखती है कि उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं, जो शायद पहले हुए संक्षारक के हमले का प्रभाव है। लेकिन शेरोन की योजना अब पूरी हो चुकी है और अब उसे हॉवर्ड के काम की जरूरत है। प्रशिक्षण से थक कर हॉवर्ड शरण स्थल के बाहर ही सो जाता है। उसे शेरोन जगाती है, जो कहती है कि उसके पास उसके लिए कुछ है। हॉवर्ड यह देखकर चौंक जाता है कि शेरोन ने उसके लिए एक एक्सोस्केलेटन बनाया है ताकि वह लड़ाई में उसकी मदद कर सके। शेरोन बताती है कि यह रोबोट बनाने से भी आसान था, मानो यह कुछ साधारण काम हो। शेरोन जानती है कि हॉवर्ड लड़ाई करना बंद नहीं करेगा, इसलिए कम से कम अब वह सुरक्षित रहेगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए शेरोन उससे कुछ मांगती है। शेरोन एक नक्शा दिखाती है और उन जगहों पर चिन्हित वस्तुओं को लाने के लिए कहती है।
नक्शा 10 साल पुराना है और इसमें कई छोड़े हुए शरण स्थल हैं। दुर्भाग्य से शेरोन रिकॉर्ड्स में इन शरण स्थलों के बारे में विवरण नहीं ढूंढ पाई। हॉवर्ड रिकॉर्ड्स में देखता है कि एक शरण स्थल का युद्ध मूल्य 1 लाख है, जिसका मतलब है कि राक्षसों की ताकत के साथ हाथ से हाथ की लड़ाई असंभव है। हॉवर्ड को अधिक आक्रामक क्षमता की आवश्यकता होगी। वह उसी दिन जाने का फैसला करता है और शेरोन उससे पूछती है कि क्या उसे यात्रा के लिए किसी चीज की जरूरत है। वह यह भी पूछती है कि क्या वह कुछ जानवर ला सकता है, अगर संभव हो। जाने से पहले हॉवर्ड थोड़ी तैयारी करता है और फैसला करता है कि सुबह होते ही प्रशिक्षण करे। इस बीच शरण स्थल में रोबोट रहता है और शेरोन उस दुनिया के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करती है। कंप्यूटर उसे बताता है कि आज वार्षिक क्लॉक फेस्टिवल है। यह सुझाव देता है कि वे 400 साल पहले के पूर्वजों की एक मास्टरपीस गीत गाएं। गीत के बोल कहते हैं कि जब वे सितारों के बीच एक नया घर पाएंगे तो वे अपने साथियों को पीड़ा के समुद्र से बचाने के लिए लौटेंगे। इस बीच हॉवर्ड और रोबोट खंडहरों के संग्रहालय में पहुंचते हैं और पूरा दिन वहां बिताते हैं। हॉवर्ड पूछता है कि क्या रोबोट इतिहास के बारे में नहीं बताएगा, और रोबोट कहता है कि वह यही करने वाला है। हॉवर्ड और शेरोन को पता चलता है कि 400 साल पहले विकिरण के आने से पहले मानवता आसन्न आपदा का सामना करने के लिए एकजुट हुई और ग्रह से बचने के लिए अंतरिक्ष यान बना सकी। लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोग अंतरिक्ष में नहीं जा सके। जब रेडियोधर्मी उल्का गिरा तो जो बचे रहे उन्होंने अगली पीढ़ियों को इतिहास सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। वे मानते थे कि एक दिन जब वे एक नया घर पाएंगे तो जो लोग अंतरिक्ष में गए थे वे उन्हें बचाने के लिए लौटेंगे। आपदा के 1 सदी बाद रेडियोधर्मी राक्षस प्रकट हुए। शुरू में यह कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मानवता के पास अभी भी उन्हें नष्ट करने की शक्ति थी, लेकिन धीरे धीरे मानवता फिर से तुच्छ कारणों से विभाजित होने लगी। संक्षारक समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने केवल अपनी मूर्खतापूर्ण लड़ाइयों को देखा और इस प्रकार वे तब तक खुद को खोते रहे जब तक कि वे वर्तमान स्थिति तक नहीं पहुंच गए। यह सब जानने के बाद शेरोन सोचती है कि अगर हॉवर्ड भी उन मूर्ख इंसानों की तरह हुआ तो वे जीवित नहीं रह पाएंगे। हॉवर्ड खंडहरों के संग्रहालय में म्यूटेंट राक्षसों से लड़ाई जारी रखता है। संग्रहालय के अंदर एक सुरक्षा रोबोट है जो लड़ाई के बहुत करीब आने पर सक्रिय हो जाता है। हमारा रोबोट हॉवर्ड को चेतावनी देता है कि वह एक लेवल सी सुरक्षा रोबोट है। इस रोबोट के पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है और यह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। शेरोन द्वारा बनाए गए दस्ताने के साथ हॉवर्ड के लिए उससे लड़ना बहुत आसान होगा। हॉवर्ड को याद आता है कि शेरोन ने कहा था कि धातु की अंगूठी रोबोट की सीपीयू है। इस मामले में यह उसके प्रतिद्वंद्वी के सीने में स्थित है। हॉवर्ड पहले हमले से बच निकलता है और बिना ज्यादा प्रयास किए रोबोट के सीने से रिंग निकालने के लिए पास आता है। हॉवर्ड सफलतापूर्वक रिंग निकालता है और सुरक्षा रोबोट को हरा देता है। अब हॉवर्ड और उसका रोबोट म्यूजियम में और भी गहराई से देख सकते हैं। रोबोट टिप्पणी करता है कि हॉवर्ड समझदार होता जा रहा है और अब दस्तानों की मदद से उसके पास 200 युद्ध बिंदु हैं जो अभी भी पर्याप्त नहीं है। दरवाजा खोलते समय वे पुराने म्यूजियम क्यूरेटर का कंकाल पाते हैं। उसकी हालत देखकर लगता है कि क्यूरेटर को कोई नुकसान नहीं हुआ था और रोबोट सोचता है कि वह वहीं क्यों रहा। हॉवर्ड को समझ में आता है कि किताबें सुरक्षित हैं और उनका ध्यान क्यूरेटर ने रखा था। करीब से निरीक्षण करने पर हॉवर्ड कंकाल के पास एक किताब देखता है। उस किताब में कई देशों के झंडे होते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। रोबोट समझाता है कि ये पूर्वजों के झंडे थे। पूरे कमरे में उनके संदर्भ मौजूद हैं और दीवारों पर कलाकृतियों की कई प्रतिकृतियां हैं। हॉवर्ड उनमें से कुछ को पहचानता है। रोबोट समझ जाता है कि हॉवर्ड 400 साल पहले का इंसान है। उसने हमेशा सोचा था कि हॉवर्ड उसका समकालीन है जिसने अपनी यादें खो दी थी। जिज्ञासावश रोबोट पूछता है कि क्या हॉवर्ड ने कभी प्यारे जानवर जैसे बिल्लियां या कुत्ते देखे हैं। उल्का गिरने के बाद लोग केवल खुद को बचाने की परवाह करते थे और जानवर भूख से मर गए। वास्तव में उल्का गिरने से पहले ही वैश्विक शीतलन और अन्य आपदाओं ने जानवरों को लगभग समाप्त कर दिया था। यह सुनने के बाद हॉवर्ड पूछता है कि रोबोट को अतीत के बारे में इतनी जानकारी कैसे है
जैसे कि यह पहले से लिखा हुआ हो। म्यूजियम क्यूरेटर की किताब के शेष भाग को पढ़ते हुए हॉवर्ड को एहसास होता है कि प्रारंभिक आपदाएं उस पहले खेल की तरह थीं जिसमें वह अकेले लड़ रहा था। हॉवर्ड देखता है कि मानवता अंतरिक्ष यान बनाने और ग्रह से भागने के लिए एकजुट हो रही थी। यह वही है जो AI-63 ने कहा था। खेल का सार यह देखना था कि खिलाड़ी की मदद से मानवता भविष्य को कैसे बेहतर बना सकती है। इस प्रकार हॉवर्ड के कार्य इस दुनिया के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। खेल में केवल 80 दिन बचे हैं और हॉवर्ड इस दुनिया के विनाशकारी इतिहास को पलटने की कोशिश करने का निर्णय लेता है। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।